हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, जो कि आपको आगामी 2026 यूपीएससी मेंस लिखने में बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आप इसके साथ एनसीईआरटी 11th और 12th हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ लिए तो आपको कहीं से किसी भी प्रश्न को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला। लोग बड़े विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए। हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। भूमिका लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे, क्योंकि हमको 200 शब्दों के अंदर सब कुछ लिखना होता है, क्योंकि हम इसीलिए हम पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको 3 घंटे में 20 प्रश्न करने होते हैं। अगर हम एक भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो यूपीएससी की रेंज से हम बाहर हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भले ही हम कुछ ना ही कुछ उसमें लिख कर आएँ। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। भूमिका पर, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों तक भारतीय कला के विकास का महत्वपूर्ण चरण है। सांची, भरहुत, अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा के स्तूपों पर उत्कीर्ण मूर्ति कला में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोक जीवन, प्रकृति तथा कथाओं के माध्यम से सरल एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, लोक वर्ण विषयों का चित्रण। यक्ष, यक्षिणी, वृक्ष पूजा, पशु पक्षी, कमल, लता एवं शुभ चिन्हों का व्यापक प्रयोग हुआ। ग्रामीण जीवन, उत्सव, व्यापारिक गतिविधियों तथा जन सामान्य की सहभागिता का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, इससे बौद्ध धर्म स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ सका है। अब हम कथानकों के माध्यम से बौद्ध आदर्शों की अभिव्यक्ति के बारे में देखेंगे। जातक कथाओं का विस्तृत अंकन, वेशंतर, शिव चंद्र दंत आदि। इन कथाओं द्वारा दान, करुणा, अहिंसा, त्याग एवं परोपकार जैसे बौद्ध मूल्यों का प्रचार हुआ। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन एवं महापरिनिर्वाण प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित किए गए। हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रतीकात्मक कला की विशेषता। प्रारंभिक काल में बुद्ध का प्रत्यक्ष मानवीय रूप नहीं दिखाया गया। धर्म चक्र, बोधि वृक्ष, रिक्त सिंहासन, पद चिन्ह एवं स्तूप जैसे प्रतीकों द्वारा उनकी उपस्थिति दर्शाई गई है।
इससे बुद्ध को एक आध्यात्मिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये आपको यूपीएससी मेंस 2026 के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा अगर आपने सभी प्रश्नों को तैयार कर लिए तो। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला ने लोक तत्वों एवं कथात्मक शिल्प को अपनाकर बौद्ध दर्शन को जन सामान्य तक पहुंचाया। यह कला धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक समन्वय तथा नैतिक मूल्यों के प्रसार का प्रभावी माध्यम बनी, जो भारतीय कला एवं संस्कृति की समृद्ध विरासत का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे, अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। विवेचना कीजिए। अब हम पहले विजयनगर कृष्णदेवराय के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद उनके कुशल विद्या के बारे में, फिर विद्या और साहित्य के संरक्षक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। उन्हें न केवल एक महान विजेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है, बल्कि वे दक्षिण भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रमुख प्रेरक भी थे। उनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। स्वयं एक कुशल विद्वान थे। कृष्णदेवराय बहुभाषाविद थे तथा संस्कृत एवं तेलुगु पर उनका उत्कृष्ट अधिकार था। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यादा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजधर्म, भक्ति एवं शासन सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अब हम संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम तथा उषा परिणयम जैसी कृतियों का भी श्रेय उन्हें दिया जाता है। उनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य, राजनीतिक दृष्टि तथा धार्मिक समन्वय का अद्भुत संगम दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। हमको प्रश्न के अनुसार उत्तर को लिखना है। प्रश्न में जो जो पॉइंट पूछ रहा है उसके अनुसार अकॉर्डिंग हमें उत्तर को देना है। अब हम विद्या और साहित्य के बारे में देखेंगे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान तेलुगु विद्वानों का समूह था। अलसानी पिदन्ना, जिन्हें आंध्र कविता पितामह कहा जाता है, उनके प्रमुख दरबारी कवि थे। नंदी तिम्मन्ना, धुर्जट, तेनाली रामकृष्ण आदि विद्वानों को भी संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ एवं तमिल साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। मंदिरों, शिक्षण केंद्रों तथा विद्वानों को उदार अनुदान देकर ज्ञान एवं संस्कृति के प्रसार में योगदान दिया। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। कृष्णदेवराय ने अपनी विद्वता एवं संरक्षण नीति के माध्यम से विजयनगर को दक्षिण भारत का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उनकी साहित्यिक उपलब्धियां और विद्वानों के प्रति उदार संरक्षण भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में उन्हें एक आदर्श विद्वान राजा के रूप में स्थापित करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। हम सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में लिखेंगे। उसके बाद औपनिवेशिक भारत
औपनिवेशिक के बारे में बताएंगे। उसके बाद ब्रिटिश नीतियों का विकास क्रम का हम एक एक पॉइंट वर्णन करेंगे। क्योंकि हमको 200 शब्दों में लिखना है, हम पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। 1857 का विप्लव भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, किंतु इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रति अपनी प्रशासनिक, सैन्य एवं राजनीतिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए। इस दृष्टि से 1857 का विप्लव औपनिवेशिक नीतियों के विकास क्रम में एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। 1857 के विप्लव के पश्चात ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन हम देखेंगे। पहला है प्रशासनिक परिवर्तन। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। हम देसी रियासतों के प्रति नीति में बदलाव के बारे में देखेंगे, क्या क्या बदलाव हुए देसी रियासतों के प्रति। पहला है व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स को समाप्त किया गया। देसी राजाओं एवं रियासतों को ब्रिटिश शासन का सहयोगी बनाया गया। अब हम सैन्य पुनर्गठन के बारे में देखेंगे। भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बदला गया। सेना में जाति एवं क्षेत्रीय आधार पर भर्ती को बढ़ावा दिया गया, जिससे एकता न बन सके। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे, सामाजिक धार्मिक नीति में परिवर्तन। पहला पॉइंट है सामाजिक सुधारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कम किया गया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 द्वारा धार्मिक तटस्थता का आश्वासन दिया गया। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। फूट डालो और राज करो की नीति को व्यवस्थित रूप से अपनाया गया। भारतीयों को सीमित प्रशासनिक भागीदारी देकर असंतोष को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। क्योंकि हमें 200 शब्दों के अंदर उत्तर को लिखना है, समय को देखते हुए, क्योंकि हमको 3 घंटे में 20 प्रश्नों को हल करना है। अतः 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के स्वरूप एवं नीतियों में व्यापक परिवर्तन का कारण बना। इसने कंपनी शासन का अंत किया, क्राउन शासन की शुरुआत की तथा औपनिवेशिक प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत एवं सतर्क बनाया। इसलिए 1857 का विप्लव ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता के दौरान भारतीय महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में लिखना। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक थी। महात्मा गांधी ने महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। उनके सत्य, अहिंसा और त्याग के सिद्धांतों ने महिलाओं को व्यापक रूप से आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। गांधीवादी चरण में महिलाओं की भूमिका के बारे में देखेंगे। महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही। पहला है असहयोग आंदोलन में 1920 से 22 में जो प्रारंभ हुआ, में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के बहिष्कार एवं धरनों में सक्रिय भागीदारी
महिलाओं ने दिया। दूसरा पॉइंट है सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक कानून तोड़ने, सभाओं और जुलूसों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भूमिगत गतिविधियों, संदेशों के आदान प्रदान तथा जन संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। चौथा है खादी एवं स्वदेशी के प्रचार द्वारा आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया गया। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर सरोजिनी नायडू, औरा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि ने प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान किया। अब हम सामाजिक रूढ़ियों के बारे में देखेंगे। सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देकर महिलाओं ने सार्वजनिक जीवन में अपनी उपस्थिति स्थापित की, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली। अब हम महत्व के बारे में देखेंगे, क्या क्या महत्व है। स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनाधार प्राप्त हुआ। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र भारत में लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी की नींव मजबूत हुई। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। गांधीवादी चरण महिलाओं की राजनीतिक चेतना और जन भागीदारी का स्वर्णिम काल था। महिलाओं के त्याग, साहस और नेतृत्व ने स्वतंत्रता संग्राम को नई शक्ति प्रदान की तथा स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की आधारशिला रखी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के क्या विचार थे, इनकी स्वतंत्रता के, सुभाष चंद्र जी के क्या विचार थे स्वतंत्रता संग्राम में, दोनों के विचारों को हमें लिखना है। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही महान राष्ट्रवादी नेता थे। दोनों को अंतिम लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था, किंतु उसे प्राप्त करने के साधनों, रणनीतियों तथा राजनीतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का दृष्टिकोण देखते हैं। अहिंसा एवं सत्याग्रह को संघर्ष का आधार बनाया। जन आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा नैतिक दबाव के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति पर बल दिया। तीसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों, ग्राम स्वराज तथा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहिंसक प्रतिरोध के पक्षधर रहे। अब हम सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण देखेंगे, इनके क्या विचार थे स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश शासन को हटाने हेतु सशस्त्र संघर्ष को आवश्यक मानते थे। जहां गांधी जी अहिंसा का प्रयोग करते थे, वहीं ये सुभाष चंद्र बोस जी सशस्त्र संघर्ष को आवश्यक मानते थे। आज़ाद हिंद फौज INA के माध्यम से सैन्य शक्ति का उपयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध को ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी का अवसर मानकर जर्मनी एवं जापान से सहयोग प्राप्त किया। मजबूत केंद्रीय शासन, तीव्र औद्योगिकरण तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के पक्षधर थे। अब हम समानताएं देखेंगे। गांधी जी और सुभाष चंद्र जी के विचार में क्या समानताएं हमको देखने को मिली। दोनों पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। राष्ट्रीय एकता, त्याग एवं देशभक्ति को सर्वोच्च महत्व देते थे। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। गांधी जी का मार्ग नैतिक शक्ति एवं जन जागरण पर आधारित था, जबकि सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण
क्रांतिकारी एवं सैन्य संघर्ष पर केंद्रित था। यद्यपि उनके साधन भिन्न थे, परंतु दोनों के योगदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया को गति दी।